बस्ती का नाम आप सभी लोगों ने सुना? बस्ती डिस्ट्रिक्ट का, बस्ती डिस्ट्रिक्ट से 45 किलोमीटर दूर एक गांव में मेरा जन्म हुआ और हमारे गांव का नाम है पिपरा थोड़े। मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ, मेरा इस गांव में जन्म हुआ। ये बहुत ही दुर्लभ फोटो था क्योंकि पहले के टाइम पे फोटो का कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन जब इस तरह का इवेंट करने की जरूरत पड़ी तो तलाश शुरू हो गई कि लोगों को दिखाना है तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। और बड़ी सिस्टर की शादी के समय का ये फोटो खींचा गया था तो हमें मिला, मुझे लगा कि हमारे काम की चीज मिल गई। और अच्छी खबर है, जहां पे जो अमरपाल पटेल को आप देख पा रहे हैं, हेलो, नहीं अच्छे हैं, सही बात है, कुर्ता पैजामा में कौन अच्छा लगेगा। और आप तो शहर वाले हैं। अच्छा, कितने लोग शहर वाले हैं, कितने लोग गांव वाले हैं? तो आज के 40 साल पहले गांव में यही ड्रेस होता था, कुर्ता और पैजामा। गांव वाले केवल अपने पहनावे से ही पहचान लिए जाते थे कि ये लोग शहर के हैं और ये लोग गांव के हैं। इस फोटो में भी आपको दिख रहा, ये हमारे बड़े पिता के हैं जो बाहर राजनीति में दिलचस्पी लेते थे, शहर में आना जाना होता था, इसलिए इस ड्रेस में है, शहर वाले ड्रेस में नहीं, फाइन सब। ये हमारे बाबा जी हैं, ये बड़े बाबा जी हैं, ये हमारे पिताजी हैं, ये मैं हूँ और बाकी और बहुत सारी फैमिली के मेंबर्स हैं। और ये हमारे गांव का आज के 40 साल पहले का सबसे खूबसूरत मकान है। आज के 40 साल पहले गांव के घर कैसे होते थे? ऐसे घर बहुत कम लोगों के होते थे, बाकी झुग्गी झोपड़ी हुआ करते थे। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी घर में आज के 40 साल पहले 1980 के टाइम पे मेरा जन्म हुआ। संयुक्त परिवार था, एक ऐसा परिवार जिसके मुखिया जब प्रधानी व्यवस्था गांव के अंदर नहीं थी तो सरपंच हुआ करते थे, घोड़े से चला करते थे, पगड़ी बांधा करते थे, गरीब मुखिया की मदद करते थे, लोग उनकी इज्जत करते थे और उनकी वजह से पूरे खानदान का नाम दूर दूर तक रोशन था। मैं सौभाग्यशाली हूं कि ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। आगे चल करके जब मेरी उम्र लगभग 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की, यानी जब आप थोड़ा सा समाज को समझने लगते हैं, खुद को समझने लगते हैं, तो लगभग 5 साल की उम्र में हमारे साथ एक घटना हुई जिसका परिणाम आज मैं आपके सामने हूं। मेरे गुजरात यही करता है। वो घटना हमारे बाबा जी के द्वारा कुछ कहानी हमें सुनाई गई। इन्होंने सुनाया कि बाबू, आपके जो यानी हमारे जो पिताजी थे वो सरपंच थे, घोड़े से चलते थे, लोग मुड़ मुड़ के देखते थे, लोग उनकी इज्जत करते थे। तो उस 5 साल की उम्र में अंदर से एक आवाज आई, बढ़िया वाला, उसमें कोई डुप्लीकेट आइटम नहीं था। अंदर से सही वाला विचार आया कि आने वाले समय में मैं भी अपने खानदान का नाम बड़े अफसर पे रोशन करूंगा। आने वाले समय नंबर 1। नंबर 2, मैं भी घोड़े से चलूंगा। अब ये उस समय नहीं पता था 5 साल की उम्र में कि उस जमाने का घोड़ा चना खाता है, आज का घोड़ा डीजल और पेट्रोल खाता है। समझ आ रहा है? बाहर खड़ा है, वो जब सड़क पे निकलती है तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। तीसरा, जब एजुकेशन लेना शुरू किया तो हमको बताया गया क्योंकि हम आपके समाज के अंदर जो भी हम करना चाहते हैं खुद से या हमारे आपके गार्जियन जो हम आपसे करवाना चाहते हैं उसको कनेक्ट किससे किया जाता है? शिक्षा से। तो जब मैंने ये बात बोली कि मेरे को भी आने वाले समय में ये करना बड़े स्तर पे करना है, तो घर वालों ने, विशेषकर हमारे पिताजी ने हमें गाइड किया कि बेटा इसके अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो मेरे को लगा कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो ये हमारा सपना या हम जो चाह वो पूरा नहीं होगा। तो 5 साल की उम्र में आज के बच्चे 2 साल के बाद स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, प्ले में, नर्सरी में। तो हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं था, डायरेक्ट क्लास 1 में एंट्री होती थी। तो 5 साल का जब पूरा हो गया तो हमें स्कूल में डाला गया और जिस स्कूल में डाला गया
प्राइमरी स्कूल। आज के टाइम पे भी बहुत सारे स्कूल हैं, तो हमारे गांव से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पे हमारा ये स्कूल था और इसके ऊपर कोई छत नहीं था, केवल एक ही छत था, पेड़ों का, प्रकृति की गोद में पढ़ाई होती थी। जब मौसम खराब होता था तो जूनियर स्कूल बगल में था, उसकी बिल्डिंग में हम लोगों को सड़क मिल जाती थी। एक ऐसा टाइम था जहां पे हमें कोई गाड़ी रिसीव करने नहीं आती थी, खुद अपनी गाड़ी से जाना होता था। और उस गाड़ी का नाम क्या है? ओके, अपनी व्यवस्था खुद लेके जानी पड़ती थी। जो खाद वाला बोरा होता है उससे बस्ता बनता था, लकड़ी का एक पतला वाला हिस्सा जिसको बनारस में क्या कहा जाता है? तख्ती। पक्का? हाँ, तो तख्ती लेके जाया करता था। वो 2 काम में आती थी, पढ़ाई के भी काम में आती थी और विपरीत परिस्थिति में मार करने के भी काम आती थी। और मेरी वाली बहुत अच्छी थी, मैं उससे बहुत मार करता था, थोड़ा बहुत बदमाश था भी बचपन में। और वहां से फर्स्ट से लेकर 5th तक की शिक्षा कंप्लीट हुई। पिताजी का संस्कार, क्योंकि हमारे पूरे खानदान के अंदर ग्रेजुएट सबसे पहले हमारे पिताजी हुए, बाकी और कोई ग्रेजुएट नहीं था। और उस समय सरपंच बाबा के देहांत के बाद जो घर की सल्तनत जिनको मिली वो हमारे बड़े बाबा थे, जिनको मालिक बाबा के नाम से जाना जाता था। उनके पास मात्र एक लड़का, एक बहू। तो आगे चल करके उनके दिमाग में बात आया कि हमारे बाकी और 4 भाई हैं, उनके पास बहुत सारे बच्चे हैं, अगर हम बांट के अलग हो जाते हैं तो हमें उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करना पड़ेगा। तो किसी का नजर लगा हमारे उस परिवार के ऊपर, उनके अंदर ये विचार आया और संयुक्त परिवार के अंदर लगभग हमारी जब 5 साल की उम्र थी तो विखंडन हो गया। यानी परिवार में क्या गया? बंटवारा। किसी के हालात अच्छे हो गए, किसी के हालात खराब हो गए। और उन्हीं की वजह से, क्योंकि उनका मेन फोकस होता था कि घर के सारे बच्चे खेती करें, लेकिन समय चुरा के हमारे पिताजी को पता था कि अगर पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होगी। उन्होंने कैसे भी करके पढ़ाई जारी रखा और जब मेरा 5th कंप्लीट हुआ, लगभग उसी के टाइम पे वो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक बन गए, तो उनकी पढ़ाई काम आई। और जब वो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक बने, पहली सैलरी उनकी 900 रुपये थी, तो उनको लगा कि अब हम अपने बच्चों की जिंदगी और बेहतर बना ले जाएंगे। उनका जॉब लगभग 1988 ईस्वी में लगा था। लेकिन हमारे घर में, हमारे जीवन में, मम्मी पापा के जीवन में, उस समय हम लोग 2 भाई थे और 1990 ईस्वी में हमारे घर में हमारी बहन का आगमन हुआ। बहुत खुशी हुई, क्योंकि 2 भाइयों के बीच में एक बहन का आगमन अच्छा लगता है। राखी बंधवाने के लिए किसी का सिफारिश नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट बांधेंगे और पूरे हक के साथ अपना डिमांड करेंगे। कुदरत को कुछ और मंजूर था। लगभग 1 साल हुआ तो बाकी तो 1 साल के बच्चे चल सकते हैं, बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, हमारी उस बहन के अंदर ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं थी। तो मम्मी और पापा को टेंशन हुआ, उन्होंने डॉक्टर को दिखाना शुरू किया। लोकल में, गोरखपुर में, बस्ती में धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई, शरीर की लंबाई बढ़ती गई, लेकिन वो ना चल सकती थी, ना बोल सकती थी, कोई एक्टिविटीज नहीं था, एज ए लास्ट पड़ी रहती थी। फाइनली लगभग जब वो 7 साल की हो गई तो पापा को समझ में आया कि आगे और बड़े डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लखनऊ के अंदर जब उन्होंने दिखाया मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि इस तरह के बच्चे 12-13 साल तक जिंदा रहते हैं, इसका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से जीरो है, दिमाग पूरी तरह से जीरो है, लेकिन माँ बाप मानते नहीं। आपका अगर संतान है, डॉक्टर ने कुछ भी बोल दिया, लेकिन जब तक वो बच्चा आपके सामने होता है, आप खून पसीना एक कर देते हो उसको, उसके इलाज में, उसके जीवन को बेहतर बनाने। तो हमारी सिस्टर के साथ जो चैलेंज था, उसके ऊपर पापा का बहुत ज्यादा पैसा खर्च होने लगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहाँ भी हो सकता था उन लोगों ने काम करना शुरू किया। और क्योंकि उसके साथ साथ हमें पढ़ाने का भी मतलब था और हमें खुद पढ़ने का मतलब था, क्योंकि एक चीज पता था, अगर अच्छे से पढ़ लूंगा तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तो 6 से लेके 8 तक मैं अपने घर से बाहर पढ़ाई शुरू करना शुरू किया। उस उम्र में 6 साल, 6वीं क्लास से, क्लास 6 से जो मेरी उम्र थी, लगभग 10 साल की उम्र से मैं घर से बाहर जाके पढ़ने लगा।
अप डाउन लगभग मान के चलिए 15 किलोमीटर साइकिल से, उसके बाद 7th और 8th में और स्कूल अच्छे स्कूल में जाके एडमिशन कराया, अप डाउन 24 से 25 किलोमीटर। पापा का भी सोच था, हमारा भी सोच था, लेकिन सिस्टर का भी चैलेंज चल रहा था, पैसे की दिक्कत धीरे धीरे बढ़ रही थी और 9th से हमारा एडमिशन इलाहाबाद करा दिया गया। क्योंकि उस समय एक चीज बताया गया था कि इलाहाबाद ज्ञान की नगरी है, जो बच्चे इलाहाबाद पहुंच जाते हैं उनकी जिंदगी बेहतर होने से कोई रोक नहीं सकता। तो पिताजी ने भेजा और हम भी चले गए 9th से इलाहाबाद। और जब हम इलाहाबाद गए उसी टाइम के आसपास हमारी सिस्टर का देहांत हुआ, जिसको हम लोग एक टाइम के बाद मनाना भी शुरू कर दिए थे, भगवान से भी प्रभु इसको उठा लो। और जब मैं इलाहाबाद गया 9th में, उसी समय उसका देहांत हो गया। तो ये लगा कि अब पारिवारिक जो समस्या है वो खत्म हो गई। लेकिन डिवाइडेशन के बाद हमारे पिताजी 3 भाई और उसमें बड़ी माताजी बड़े पिताजी घर के मालिक बनाए गए, जो पूरी तरह से अपना सोचते थे, बाकी दोनों भाइयों का कोई कुछ नहीं सोचते थे। तो सिस्टर जब आनबेड होती थी, मम्मी जब खाना बनाती थी, तो जैसे आपने संयुक्त परिवार के अंदर देखा होगा, सिस्टर बड़ी हुई है, खाना बना रही है, लगभग 20-25 लोगों का खाना खिलाना है, बनाना है। लेकिन कुछ समय तक लोगों ने ध्यान दिया था, लेकिन आगे चल करके लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया था। पापा स्कूल चले जाते थे, हम इलाहाबाद थे, भाई छोटा था, तो उसका जो टेंशन था, एक मानसिक अवसाद था, वो मम्मी के ऊपर पड़ना शुरू हो चुका था। सिस्टर तो चली गई, कुछ उनको फिजिकल प्रॉब्लम बीपी वगैरह का हुआ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का हुआ, उनका भी ट्रीटमेंट चलता रहा और इधर हमारी पढ़ाई भी चलती रही। जिस साल मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 2001 में, उसी साल हमारी मदर को न्यूरो अटैक हुआ और राइट साइड पैरालाइज हो गया। डॉक्टर ने बोला अगर 2 दिन आप देर कर देते तो ये पूरी तरह से पागल हो जाते, फिर बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो ग्रेजुएशन करते करते किसी तरीके से हम वहाँ पे यार दोस्तों से मदद लेके कुछ पैसा घर से जाता, उस तरह से पढ़ाई लिखाई करके ग्रेजुएशन तक पहुँच चुके थे। लेकिन जब मदद को न्यूरो प्रॉब्लम हुआ तो फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ा, क्योंकि एक दिन में कई बार झटके और बेहोशी आते थे, पूरी शरीर जंप करने लगती थी। उसके पहले बैंक को, उसके पहले उनके यूट्रस का ऑपरेशन हो चुका था, गॉलब्लैडर का ऑपरेशन हो चुका था। तो एक प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक कमाई रखना और छोटा भाई भी इलाहाबाद पहुंच चुका था। हम लोग की पढ़ाई में भी खर्चा, उससे भी खर्चा और पारिवारिक सहयोग जीरो। खेती बाड़ी की जिम्मेदारी पूरा पिताजी के ऊपर एकदम लक्ष्मण जैसे वो थे, हिसाब किताब नहीं लेते थे। पैदावार हो गई, बड़ी माता जी के अंदर सारा कस्टडी में चला गया, कुछ नहीं निकलता। मतलब बॉलीवुड की दुनिया के जितने भी खलनायक की आत्मा हो सकती है खराब वाली, हमारी बड़ी माता जी के अंदर था। लेकिन भला हो उनका, अगर वो खूंखार नहीं बनती तो हम जैसे हीरे नहीं निकलते। उनके व्यवहार से, उनकी प्रताड़ना से, उनकी अवहेलना से, उनके तिरस्कार से एक पैसे के लिए मोहताज होना पड़ा। यहाँ तक कि जब राशन पिताजी इलाहाबाद हम लोगों के लिए भेजते थे तो पैसा वही करते थे, लेकिन उनके खुद के बच्चों के लिए राशन बड़ी माता जी नहीं देती थी, वो बाहर से खरीद के भेजते थे और समाज को बोलते थे घर से लाया। अब अंदाजा आप लगा सकते हो कि हमारी बड़ी माता जी खतरनाक रही। लेकिन भला उस दिव्य आत्मा का चुनी जाने से पहले वो अपनी गलती को एक्सेप्ट भी उन्होंने किया था कि हमारी वजह से आप लोगों का बड़ा नुकसान आज इस दुनिया में फिलहाल तो नहीं है, आज बड़े पिताजी इस दुनिया में नहीं है, हमारे बड़े बाबा भी इस दुनिया में नहीं है, यानी जिन्होंने कभी ना कभी परिवार को तोड़ने का काम किया, नुकसान करने का काम किया, आज लोग इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उन्हीं लोगों की वजह से आज अमरपाल पटेल आपके सामने खड़ा है। ये कंडीशन क्रिएट हुई सर 2001 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। दिमाग में आया ग्रेजुएशन टाइम में कि एनसीसी कर लिया था। जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में था, पैसे की बहुत सारी दिक्कत थी घर के अंदर, तो दिमाग में आया कि अगर मैं एनसीसी कर लूंगा तो नौकरी मिलने में सहूलियत मिल जाएगी, शायद 10% ऐसा कुछ उसमें फायदा मिलता था। और उस समय का फोटो अगर आप देख सकते हैं, ये है हमारा
चेहरे से आपको लग रहा होगा, चेहरे से आपको लग रहा होगा, शायद ये कहते हैं चेहरा सब कुछ बताता है, कितना हालात का मारा, कितनी दिक्कतें रही होंगी, चेहरा सब बयान कर रहा है। साउथ अफ्रीकन लग रहा, पूरा इसकी देखिए ब्लैक ब्लैक है। आज वो अलग बात है कि आपको अच्छा लग रहा, तो आज के लिए ताली बजा दो, लेकिन उधर वाले के ताली मत बजाना। किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, फिर दिमाग में बात आई कि एमए कर लेता हूँ ताकि जेआरएफ क्वालिफाई करूंगा, स्कॉलरशिप आएगी, पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। एमए का इंट्रेंस अप्लाई किया, कल पता लगा टेस्ट था, आज घर से हमारे पास सूचना आती है कि तुरंत चले आओ, आपकी मम्मी का कभी भी कुछ नहीं हो सकता। टेस्ट नहीं दे पाया, 12 साल बेकार। दूसरे साल 2 दिन पहले फोन आया कि कुछ भी हो सकता है, दूसरे साल की टेस्ट नहीं दे पाया, दूसरा साल भी देखा। तो जुलाई 2003 आंकड़ा थे, ये लगा कि अगर मैं कुछ अलग से नहीं करूंगा तो हमारी पढ़ाई तो जाएगी ही जाएगी, छोटे भाई का भी करियर खराब हो जाएगा। तो घर का सपोर्ट करने के लिए, भाई की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो उसके लिए दिमाग पे बात आई कुछ करना चाहिए, लेकिन उसके पहले ये दिमाग में विचार था, आ चुका था, लेकिन उसके पहले एक बार दिमाग में और बोला कि घर पे चले जाओ, पिताजी से बात कर लो, अगर वो आर्थिक मदद कर सकते हैं, सहयोग करने लायक स्थिति में है तो पढ़ाई जारी रखो, बगैर पढ़ाई छोड़े। तो जुलाई 2003 के टाइम पे सर मैं अपने घर आया और वो दिन मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। घर पहुंचा, जो गांव अभी मैं घर आपको दिखाया उसी घर की बात कर रहा हूँ। जब उस घर पे पहुंचा तो बाहर के जितने भी हमारे अट्टी पट्टीदार थे सब आराम से बैठे हुए थे, सब अपना काम कर रहे थे। तो मेरे को लगा कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जब मैं अंदर घुसा मकान के अंदर तो लंबा सा बरामदा था, वहां एक चौकी थी, उस पे माता जी लेटी हुई थी, पिताजी उनका सर अपने जहां पे जंगले के रखे हुए थे, असहाय। रामायण में जब लक्ष्मण जी को बाण लगता है तो राम और लक्ष्मण का जो सीन होता सेम कहानी बनी थी, और जैसे ही पिताजी ने हमें देखा वो रोने लगे। भगवान ना करे इस तरह की जिंदगी किसी के जीवन में किसी हो, इस तरह का कंडीशन किसी के जीवन में ना आए, लेकिन वो सीन देखने के बाद, वो विवस्था देखने के बाद और बाहर की सीन देखने के बाद कलेजा जैसे लग रहा था कि फट जाएगा। मैंने जब पिताजी से पूछा कि क्या दिक्कत है, तो उन्होंने बोला कि पिछले 15 दिन से आपकी माता जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, घर में पैसे नहीं है, लोग मदद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जितने भी नात बात भी दोस्त हो सकते हैं, किसी को मैंने छोड़ा नहीं जिससे हमें मदद ना भी हो, अब सारे लोग हाथ पड़ रहे हैं, किसको दे देंगे तो मिलेगा नहीं। लोगों के पास पैसा था लेकिन लोग देना बंद क्यों कर दिए थे, क्योंकि वापसी की कोई गारंटी नहीं थी। और मेरे को खुद लगभग हफ्ते भर से बुखार है, शारीरिक तौर पे मैं कमजोर हो चुका हूँ, यहाँ तक कि हमें दवा भी लाके देने वाला नहीं है, इतने ज्यादा लोग, अब क्या कहा जाए, लेकिन भला हम सभी अट्टी पट्टीदार का कि शायद अगर वो अच्छे से सहयोग करते तो ये हीरा आपके सामने खड़ा ना होगा। ये फोटोग्राफ है जब हमारे माता पिता के पास संघर्ष का टाइम चल रहा था। फोटो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी क्या दशा रही होगी, सब कुछ। और ये माता जी उस समय दवा लगा दिया, यार दोस्तों से मदद लेके 4-5 हजार रुपया इकट्ठा किया, गोरखपुर जिस डॉक्टर की दवा चलती थी उसको दिखाया गया, पिताजी को आराम हुआ और उसके बाद घर से कदम निकाला, वहां जाने के लिए प्रयागराज। कसम खा के निकला कि अब घर से 1 रुपया नहीं होगा, पढ़ाई भी नहीं छोड़ूंगा, छोटे भाई की भी पढ़ाई बंद नहीं होने दूंगा, कुछ भी करना पड़े
लेकिन अब सफल होके ही वापस आए। और एक कहावत है, आप में से बहुत सारे लोग आज हमको एसटीएफ भी जा चुके हैं, बहुत सारी चीजों को हम समझ नहीं चुके हैं। उस समय कुछ पता ही नहीं था कि यूनिवर्स का साइंस कैसे काम करता है, कुछ नहीं पता था। लेकिन अब पता चलता है कि उस समय वो चीज मैंने दिल से सोचा था, जिसकी वजह से जैसे मैं इलाहाबाद पहुंचा, हमारे छोटे भाई ने एक बात बोली कि आपसे हमारी मैथ मिलना चाहते हैं, यानी इनकी क्लास टीचर। तो क्लास टीचर कौन मिलना चाहेंगे, बकाया के लिए। तो मैंने ऐसे बोला कि भाई कुछ नहीं। उन्होंने बोला वो पैसे के लिए मिलना चाहते, उनके पास कोई वो बिजनेस करती है एज ए टीचर, और उनका कहना है कि अगर उस बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो 4-5 महीने के अंदर आप पार्ट टाइम में अच्छा पैसा कमा सकते हैं बगैर पढ़ाई का नुकसान हुए। तो जैसे ही उस बंदे ने पैसे की बात करी, रियली बता रहा हूं, लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा करके वो पहुंचा था। जुलाई का महीना था, उमस वाला, प्यास भी तगड़ी लगी थी, लेकिन जैसे उसने पैसे की बात करी, हमने कहा तुरंत चल, पानी में ले गया, उसके साथ कहां चला गया, मैट के पास। और आज वो जहां भी है, प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के अंदर है, श्रीमती रेणु सिंह का चावल 3 से जोर बात है। और जीवन के अंदर पहली बार पता चला कि हिंदुस्तान के अंदर पैसा कमाने का एक तीसरा रास्ता भी शुरू हो चुका है, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नाम सुना? अच्छी व्यवस्था है, इज्जत करते हैं इसकी हम, इसके लिए तारीफ हो रही है। लेकिन थोड़ा सा डाउट हुआ, जैसे आप में से कई लोगों को डाउट पहले हुआ था, और आपको रस्सी समझाया गया होगा, तो मेरे को भी डाउट हुआ, ये तो टीचर है, ये तो 15-20 हजार कमाती है, ये कर सकती है, मैं तो बेरोजगार हूं, मैं कैसे कर सकता हूं? तो ये चीज उन्होंने भापा और उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं अमर जी, हमारे इवेंट हो रहा है, उसमें आप आइए। देखिए, आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट काम करके कैसे यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। मैं उस इवेंट के अंदर गया, देखा, बहुत सारे स्टूडेंट से मुलाकात करी, उनकी जिंदगी को बेहतर होते हुए देखा और कमिटमेंट लिया कि हमें करना। लेकिन अब दिक्कत एक आ रही थी कि उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए 1950 रुपया लग रहा था, क्योंकि मेरे पास नहीं। लेकिन 2-4 दिन के अंदर हमारे घर से पिताजी ने एक मनी ऑर्डर कर दिया था 3000 रुपए का। और उस समय में लगभग यार दोस्तों का कर्जा भी 25-30 हजार रुपया था। पैसा कितना खर्च आया? 3000। यानी अगर मैं लोगों को देना भी शुरू कर तो शायद निपटा नहीं सकता। लेकिन अगर उस पैसे यहाँ लगा दिया तो पार्ट टाइम पैसा कमा करके अपनी जरूरतों को भी पूरा कर सकता हूँ और आगे चल करके लोगों का भुगतान भी कर सकता हूँ। तो 1950 रुपया उसमें से लगाया और जुलाई 2003 में रेलवे बैंक के साथ उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को मैंने ज्वाइन कर लिया और 1 साल तक मैंने उस कंपनी को पार्ट टाइम किया। 14 अगस्त 2004 को इसी तरह का इलाहाबाद के अंदर एक होटल है विलास, बहुत सारे इवेंट उसमें होते हैं, आप गए होंगे। होटल विलास में एक इवेंट लगा हुआ था, जिस इवेंट को कर रहे थे मिस्टर सिद्धार्थ सर। उनके प्रोग्राम को देखने के बाद बात ये लगी कि नहीं, चीजें तो बेहतर है। डायरेक्ट सेलिंग का स्कोप, नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा है। यहाँ पे एक आम इंसान बहुत कुछ बड़ा कर सकता है जो एक नौकरी और ट्रेडिशनल व्यवसाय से हम नहीं कर सकते। स्कोप समझ में आया और मेरे दिमाग में एक बात बोली कि हम चिट्ठी लिख के सूचना तब तक देते थे, हमारी मजबूरी तब तक चिट्ठी लिख के सूचना देना जब तक मोबाइल नहीं था, और जब मोबाइल आ गया तो हम चिट्ठी सूचना देने के लिए लिखते हैं। तो मेरे दिमाग में बात आई कि पढ़ाई करके नौकरी हासिल करना, नौकरी हासिल करके पैसा कमाना हमारी मजबूरी तब तक थी जब तक इसका कोई बड़ा विकल्प नहीं था। तो जो चीज यहां हो सकता था वो वहां नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने 14 अगस्त 2004 को अपने 2 सहयोगियों के साथ रेणु सिंह के भाई मिस्टर राकेश सिंह और उनके अप्लाई और हमारे दोनों लोगों के अप्लाई मिस्टर संजय कुमार केसरवानी के सर 14 अगस्त 2004 को 12:01 पे जैसे ही 15 अगस्त लगा, मैंने अपने आप को अनाउंस किया, अपने उन 2 सहयोगियों को
साक्षी बना के क्लास में नेटवर्क मार्केटिंग हमें एज अ करियर फुल टाइम करना है। यानी मानसिक तौर पर मैं अपने आप को इस कार्य से आजाद किया और 15 अगस्त 2004 से फुल टाइम एज अ करियर उस कार्य को करना शुरू कर दिया, करता गया। और उस कंपनी जैसे आज के टाइम पर होता सर ऐसा हो जाए तो अच्छा रहेगा, वैसा हो जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैंने कोई एक्सक्यूज नहीं किया। उस समय या तो बनारस में उस कंपनी की ऑफिस थी या तो प्रयागराज में उसकी ऑफिस थी, बस्ती में कोई ऑफिस नहीं था। लेकिन जब मैं फुल टाइम हुआ तो प्रयागराज के साथ साथ बस्ती मंडल के अंदर भी बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया। उस जमाने में मेरे पास साइकिल हुआ करता था, साइकिल से बिजनेस करता था, बिजनेस इकट्ठा करता था, प्रयागराज जाता था, बिलिंग कराता था, फिर जाकर डिस्ट्रीब्यूट करता था, फिर जाता था। एक महीने में कम से कम 3 से 4 बार प्रयागराज जाता था। एक सपना, जैसे बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता, 5 साल बीता, लेकिन उस कंपनी में हेल्थ के कोई बहुत अच्छे प्रोडक्ट नहीं थे, जिसकी वजह से मदर की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही थी। डॉक्टर बार बार बोल रहा था कि आपकी मदर को टेंशन नहीं होना चाहिए, पापा को बोलता था कि आपकी वाइफ को टेंशन नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि पापा संयुक्त परिवार का चक्कर छोड़ देते हैं, क्योंकि जहां 4 बर्तन होते हैं वहां आवाज आएगी, उसको हम रोक नहीं सकते। गांव से कुछ दूरी पे हमारा एक चौराहा, वहां पे हम लोग रेंट पे शिफ्ट हो गए, कुछ इस तरह के मकान। भगवान अगर ये भी जिंदगी किसी को नसीब हो, रेंट हाउस, यह हाउस नहीं है, ये दुकान है, इसमें टॉयलेट तक नहीं था। गर्मियों के टाइम पे रात में यहाँ पे सोया जाता था, शटर बंद करके, जैसे कि आप देख रहे हैं। 2005 के समय में यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए। पापा जब स्कूल जाते थे तो मम्मी का देखभाल मैं करता था, और जब पापा स्कूल से आ जाते थे तो मैं उस बिजनेस को करने के लिए घर से बाहर निकलता था। लेकिन धीरे धीरे अंदर ये बात आने लगी कि पूरा समय हम बिजनेस में नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए समाज तरक्की नहीं हो पा रही है। तो दिमाग में आया कि जुगाड़ करते हैं। क्या करते हैं? कोई ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि मम्मी को, पापा और हमारी अनुपस्थिति में कोई देखने वाला मिल जाए, ताकि वो अपना भी काम कर सके, हम भी अपना काम कर सकें। तो परमानेंट जुगाड़ क्या हो सकता है? हाँ जी, शादी। क्या हो सकता है? शादी। तो वो शुभ काम हमने भी किया। जरूरत किसी थी ऐसे परिवार की जो माँ बाप की तकलीफ को समझती हो, जो बगैर मठरा के माँ बाप का पालन पोषण कर सकती हो। मेरे को ऐसे परिवार की जरूरत थी, और ये भनक हमारे दोस्त को लग गया। पिछली कंपनी हमारे डाउनलाइन थे, उन्होंने चक्का किया अपने सारू भाई के लड़के के साथ। उन्होंने मेरे को बोला कि ये लड़के अपने माँ बाप की बड़ी संतान है, जैसे आप हो, जैसे आप अपने माँ बाप को लेकर चिंतित हो, वैसे ये भी अपने माँ बाप को लेकर चिंतित रहती है। आपकी मदर को न्यूरो प्रॉब्लम है, इसकी मदर को हार्ट प्रॉब्लम है। समझा? कम्युनिकेशन। लेकिन एक चीज दिक्कत है, उनके पास ये नहीं, जैसे आपके पास नहीं है। लेकिन पक्का है जो आप तलाश कर रहे हो मिल सकता है, नहीं मिलेगा। हमने कहा भाई चाहिए ही नहीं, क्योंकि नेटवर्कर कभी दहेज की बात करता ही नहीं है। नेटवर्कर तो अपनी लड़कियों को इतना बड़ा बना देता है कि दौड़ करके शादी कर दे। तो मेरी शादी बगैर दहेज के हुई। आटा गीला था और गीला। पापा ने बोला साले तो लड़के की शादी नहीं कर रहा, लड़की की शादी कर रहा, घर का भी मसले देना कर रहा। तो कर्जा था, लोड था, और लेकर के मां इस देश के साथ ये देखभाल करेंगी। ओके सर, तो एंगेजमेंट हुआ, और एंगेजमेंट की बात करो,
पहली बात बताऊं, बचपन में या तो जब बहुत ज्यादा समाज को समझता नहीं था, परिवार की जिम्मेदारियां, परिवार की तकलीफें समझता नहीं था, तब ये मुस्कान हुआ करती थी। बाकी ये मुस्कान 5 साल के बाद में भूल ही गया था कि हंसना भी कोई चीज होती है। अब स्पष्ट दिख रहा है फोटो में, मैं खुश हूं क्योंकि मेरा सर्वस्व मिल गया। ये दुखी क्यों है कि माँ बाप को तुम देखे, लेकिन भाई परंपरा है, शादी को करना ही पड़ता है। तो एक जिम्मेदारी हमारी कहां वाली थी, घर वाला, अपने घर वाला, अपनी दिक्कत, और दूसरी जिम्मेदारी इनके माध्यम से इनका घर का भी मैंने ले लिया, क्योंकि ये माँ बाप की बड़ी, बाकी इनकी 2 बहनें छोटी, इनके 2 भाई और छोटे, पिताजी बहुत सीधे साधे समुद्र के आदमी, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, पहुना आए पहुना गए कोई मतलब नहीं। सासू माँ समझदार, सासू माँ समझदार, लेकिन किसकी बड़ी जरूरी हो सकता है उसका जिम्मेदार ससुर जी है। घर वालों ने खेत दे के बांध दिया, बिना देखे कि लड़का कैसे, जो भी रीजन था, लेकिन एजुकेशन करने वाली थी। और वहां के बाद अब नुकसान अच्छी लग रही है, अभी से ऑपरेशन होने वाला है। हमारी शादी में 4 मार्च 2008 को हमारी शादी में हमारी डाउनलाइन डांस करने के लिए आई, लेकिन हमारे कोई अपराध नहीं है, उस कंपनी के हमारे कोई अप्लाई हमारी शादी में नहीं आए। गुस्सा भी लग रहा है कि शादी बार बार थोड़ी आगे करता है, लेकिन भला हमारे को अप्लाइयों का कि जिस वजह से वो नहीं आए थे, वो वजह शादी के पहले हमें नहीं बताया, नहीं पूरी खबर पड़ जाती है, शायद साथ चला ही नहीं था। क्योंकि मैं यह सोच रहा था कि कोई परिवार देखने वाला था, मजा करके बिजनेस करूंगा और क्या मत जाएगा, आग लग जाएगा, खाना लग जाएगा, जो भी हम डायलॉग मार सकते हैं। 7 मार्च 2008 को हमारे एक अप्लाई का फोन आया, कहाँ हो, घर में, बाहर निकलो, क्यों निकलो, कोई अड्डा है बैठने का, हमने कहा नहीं बैठ जाओ, हमने हुआ क्या, बैठ जाओ, बैठ गए। अप्लाई के बाद मानी पड़ेगा, सुनो तारिक जी को क्षमा चाहूंगा कि हमारी शादी में नहीं आ पाया, लेकिन उसका कारण जानना चाहोगे, हमने कहा पक्का। तो हमारे उस गुरु ने क्या बोला कि जनवरी 2008 में जो उस कंपनी की विदेश यात्रा गई थी, उस विदेश यात्रा में बहुत सारे बड़े बड़े हिंदुस्तान के लीडर गए थे, हम सभी लोगों ने मिलकर के कंपनी के मालिक के पास काम करने के दौरान कुछ समस्या हो रही थी और रखा और बोला दूर कर दो, ज्वाइनिंग के नाम पर पैसा मत दीजिए, रेनुअल फीस मत दीजिए, ऑफिस कम से कम करीब कर दीजिए। तो समस्या का समाधान सुझाया, लेकिन उस समय उस कंपनी का जो भी कंडीशन था, मार्केटिंग प्लान वाला, वही पे उसका बढ़िया चल रहा था। तो कंपनी को मालिक को लगा कि ये जो हमारे सारे लीडर हैं समझदार वाले, ये हमको बरगला रहे हैं। तो जब इन्होंने क्या किया, दबाव क्या किया, सारे लीडर ने एक साथ मिलकर जब मालिक को दबाया, तो मालिक क्या हो गया, भला सरस्वती मैया उसके जीप पे बैठ गए, क्योंकि ऊपर वाले को क्या पता था, ये लोग ऐसे इस कंपनी को छोड़ेंगे नहीं, और इन लोगों का जो सपना इस कंपनी में पूरा होने वाला है। तो कंपनी के मालिक ने बोला, ऐसा नहीं, जिसको करना वो करे, हमारी तो व्यवस्था वही रहेगी, हम चेंज करने वाले नहीं है, जिसको करना हम करे, और जिसको ना करना अपना 1950 रुपये वाले और रास्ता नाम ले। तो जिस कंपनी को लोग दिल से प्यार करते थे, उसकी व्यवस्थाई क्या होगा, मैक्सिमम लीडर्स ने वही का वही डिजाइन कर दिया, जिसमें हमारे वाले थे। मेरा सपना क्या था, जुगाड़ मिल गया, लट्टे करना, और हकीकत में अगर उन्होंने बैठाया ना होता तो मेरे को ऐसा लगा कि चक्कर सा आ गया है और अंधेरा सा हो गया है, अब मैं करूं क्या। अब मैं मनाने लगा कि प्रभु ये जल्दी से अपने माँ बाप के वहां चली जाती, उसकी चेहरा कब तक छुपाऊंगा।
मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7 महीने में कोमा में रहा। हॉस्पिटल में नहीं था, घर पे ही था, लेकिन कोमा में। ओके, ऐसी दुखी आत्मा किस यहाँ पे बैठी है? जिनके साथ ऐसा हादसा हुआ, परेशान मत होना। घटनाएं जो भी होती हैं अच्छे के लिए होती है। उस समय तकलीफदायक थी, लेकिन आज आरामदायक है। आप मेरे को सुन रहे हो। लेकिन ये लगा कि परिवार का पालन पोषण करना है, घर की जिम्मेदारी, ससुराल की जिम्मेदारी। जब जिम्मेदारियां बढ़ी तो क्या हो गया, आपको पता चल गया, तो कुछ करना पड़ेगा। सासू माँ का इलाज कराता, मम्मी का इलाज कराता, हम दोनों मिलके। अब कुछ काम नहीं रह गया था। इनकी तबीयत खराब हो, इनका इलाज कराओ, उनकी तबीयत खराब हो, उनका इलाज कराओ। लेकिन ये लगा कि पैसों की जरूरत है, तो अक्टूबर 2008 में मैंने बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन कर दिया और नेटवर्कर की बुद्धि लगाया और उसी बुद्धि लगाकर इंश्योरेंस करना शुरू किया। और मुश्किल से 4-5 महीना बीते बीते 25-30 हजार की इनकम पे पहुंच गया। और उस कंपनी में 5 साल हो गया था, 5,000 की इनकम खाते में नहीं आई थी। फिर भी एक 5 आदमी क्या बोलता था, जुगाड़ आ जाएगा तो आग लगा दूंगा। प्रॉब्लम तो कंपनी में थी। ओके, और भला हमारे शुरू को जिन्होंने ये खबर सुनाई थी, उनको मिल गया वेस्टीज। क्या मिल गया? वेस्टीज। उनकी मदद की प्रॉब्लम वेस्टीज से दूर हुई। अब जब उनकी प्रॉब्लम जैसे जैसे दूर हो रही थी, मेरी प्रॉब्लम को जानते थे तो मेरे को फोन करते, सुन ले क्या है, फला कंपनी है जिसके प्रोडक्ट बहुत दमदार है, उन्हीं को यूज कराने का चाहिए। क्या नहीं है? वो फोन करते मैं मना करता, वो फोन करते मैं मना करता। इस तरीके से लगभग 1 साल गुजरने को आ गए। लेकिन उनकी नीयत अच्छी थी, उनकी सोच अच्छी थी। उनको पता था कि बंदे के अंदर दम है, जिस दिन मैं सिद्ध कर ले जाऊंगा बंदा आएगा और तहलका मचाएगा। और आज मैं पूरे मंच से पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं कि अमरपाल पटेल आज जो भी है वो उस महान गुरु की वजह से। ओके, और उनके कहने से मदर की न्यूरो प्रॉब्लम में वेस्टीज का प्रोडक्ट यूज कराया, रिजल्ट अच्छे आए। दिसंबर 2009 में उनके साथ दोबारा ज्वाइन करके इसके बारे में विस्तृत तरीके से समझा तो पिछली कंपनी में आज सफल होने के, फेल होने के जितने भी कारण थे, इस कंपनी ने, वेस्टीज कंपनी ने ऑलरेडी खत्म कर दिया। सबसे पहला ये पता चला कि इस कंपनी का मालिक जो काम शुरू किया, जो हमसे करने के कारण उसके पास तजुर्बा है, प्रोडक्ट अच्छे हैं। क्योंकि मदर की प्रॉब्लम 2001 से थी, 5 महीने के अंदर अच्छे रिजल्ट आ गए। इसके अलावा चाहिए क्या, मार्केटिंग प्लान दमदार था और सबसे बड़ी बात थी उस कंपनी की ऑफिस बस्ती में थी। प्रोडक्ट के रिजल्ट मिल चुके थे, मैनेजमेंट सही था, प्रोडक्ट सही था, मार्केटिंग प्लान सही था और प्रोडक्ट लेने के लिए कहां नहीं आना, इलाहाबाद नहीं जाना था। और साधन भी क्या सोची तब तक बजाज एरिया में कमा के क्या खरीद लिया था, साइकिल सीटी। और फाइनली उनके साथ बैठ के डिस्कशन करके जनवरी 2010 से आज करियर वेस्टीज करने का निर्णय लिया। ये मेरा ज्वाइनिंग मंथ है और अभी कौन सा महीना चल रहा, 9 तारीख को आएगा मेरा 12 साल पूरा हो जाएगा। और जिनकी वजह से आज मेरी जिंदगी बदली है, आपका भी सौभाग्य है, मेरा भी सौभाग्य है कि वो आज हमारे बीच में है। तो उनका स्लाइड पे फोटो दिखाने से पहले मैं चाहूंगा आपको डायरेक्ट दिखाना, देखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम मिस्टर संजय कुमार के
ये देखो शानदार को। हेलो, बहुत ऐसे कमी करने आते हैं। इसके पहले बहुत सारे इवेंट करने का मौका मिला, लेकिन इस तरह का मौका भोलेनाथ ने दिया। भोलेनाथ, हाँ, और हम लोग किसके नगरी में हैं? थैंक सो मच ईश्वर। सर अच्छे लग रहे हैं, मैम भी अच्छी लग रही है। सर की शादी में मैं गया था, लेकिन सर हमारी शादी में नहीं आए थे। कोई बात नहीं है, शादी में नहीं आए, लेकिन सर ने जो काम किया भाई साहब का, और शुरू हुआ रस्टीज का सफर। पहले इनकम 416 रुपए प्रोडक्ट यूज करने से। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, रस्टीज को मैं शुरू कर चुका था। दिसंबर 2009 में इंश्योरेंस को रिजाइन किया। फुल टाइम एज ए 12 ईयर रस्टीज करना शुरू किया। 3 कारण से परिवार निरोगी रहेगा, ईमानदारी का बड़ा पैसा आएगा, और कुछ साल अगर हमने रस्टीज कर दिया, जब किन्हीं कारणों से अगर रस्टीज नहीं कर पाऊंगा तो भी पैसा आना बंद ओके। लेकिन घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी। रोज सुबह जिनका हम पैसा ले चुके थे, तो दरवाजे क्या करते थे, 5 बजे आके हमारा पैसा, तो पापा का हमारा जो भी इनकम आता, घर खर्चना रोक के हम क्या करते, सबका भुगतान करते 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 भुगतान भी नहीं हो पा रहा था, और 8 साल का वक्त कब गुजर गया पता भी नहीं था। और इस बीच में अपलाइन के माध्यम से जो भी बड़े इवेंट का हमको सूचना मिलता था कि नैनीताल कार्यक्रम है, मसूरी कार्यक्रम है, दिल्ली कार्यक्रम है, कहाँ क्या लगते थे, जहां लगता था पैसा वहां से हमारे क्या कर लेता था अपने आपको। क्या बताएंगे, क्या सिखाएंगे? अरे एक मीटिंग में जाऊंगा, एक एसडीएम में 9-10 हजार खर्चा होगा, उससे बढ़िया मोटरसाइकिल में तेल डालूंगा, 3-4 महीना रहूंगा। मीटिंग करने से ही तो बिजनेस होता है। लेकिन मैं ये भूल गया था कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग की पावर हमें पता चली जब आके कैरियर ज्वाइन किया था, तो इवेंट की ही लेन थी, माहौल का ही लेन था, तो वो खतरनाक निर्णय लिया था, मैं भूल गया था। यहाँ तक मैं इतना समझदार बंदा था इस चीज के अंदर कि अगर बड़ी मीटिंग का सूचना अपलाइन के माध्यम से, केसरी सर के माध्यम से, विवेक सर के माध्यम से मिलता था, तो मैं अपनी डाउनलाइन को नहीं होता था। नो, क्योंकि बताऊंगा, इवेंट की तारीफ करूंगा, तो इवेंट में डाउनलाइन जाने के तैयार हो जाएगी और हमें भी जाना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है छुपा के रखो। क्या रखो? और कितने साल गुजर गए? हाँ, फिर वाला एक कार्यक्रम अटेंड करता था जिसका नाम सीएनटी है, जो बस्ती में होता था, उसमें पहुंच जाता था, और सीएनटी अटेंड कर करके डायमंड बन गया। सीएनटी अटेंड कर करके सैलरी 4 लाख 5.5 लाख की कार खरीद लिया, एवरेज इनकम भी 50 हजार पहुंचा दिया। और यही बात हम दोनों लोगों के गुरु के दिमाग में खटक गई। ये सब फ्री वाली मीटिंग अटेंड करके केवल अगर यहाँ तक पहुंच सकता है, तो एक बार अगर इसको बड़ी वाली मीटिंग में डाल दिया जाएगा तो बहुत कुछ कर लेगा। तो विवेक सर और सर, आप लोगों का जितना मैं शुक्रिया अदा करूं, जितना भी करूं वो कम है, क्योंकि आप दोनों लोगों ने बहुत मदद किया। और मैं चाहता था सब लोग कहाँ आना, बस्ती में। आप भी आओ, दीपक सर आओ, कर्मल सर आओ, पाली सर आओ, मेरे को मत हुआ। डॉक्टर हमें बनना है, तो मेडिकल कॉलेज जाना किसको पड़ेगा? तो ये वाली बीमारी दूर करने के लिए हमें खुद इलाज करवाने के लिए अपने इवेंट के अंदर जाना था, लेकिन मैं बीमारी भी दूर करना चाह रहा था और फ्री फंड में इलाज भी करवाना चाह रहा था, तो संभव नहीं है। और हमारे लिए ये जो डेट है हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। मैं मान के चलता हूँ कि मैंने दृष्टि हकीकत की समय से करना शुरू किया, वो 8 साल ऐसे ही चला गया। और धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे उस महागुरु का, जो हम सभी लोगों को इससे पहले भी सर हमारे बस्ती के अंदर बहुत बार आते थे। CT 100 इनको बहुत घुमाता था, CT 100 से ही करता था,
फोन आया 2017 के टाइम पे कि बेटा तू मेहनत बहुत अच्छा कर रहा है, रशीद के अलावा किसी कंपनी की तरफ तुमने झांका नहीं है, तुमसे बाद में लोग आए और तुमसे आगे निकल गए। हमने कहा गुरु जी इसी का तो कष्ट है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों होगा, जो हमसे अच्छा समझा नहीं पा रहे वो भी आगे निकल गए। जैसा कि आप कह रहे हो गलती मेरे से कहाँ हो रही है, सुनना चाहता है और बड़ा प्यार से समझा रहे थे। फोन तो मैं डर करके उठाया था कहीं क्लास में लगता है, तो सर ने बोला कि बेटा तू प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तू मीटिंग भी कर रहा है, ज्वाइनिंग भी हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन एक तरफ तू पैदा कर रहा है, दूसरी तरफ तू मर रहा है। उसका एक ही कारण है, उनको तुम भरोसा दिलाने में सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि से उनकी भी जिंदगी बदल सकती है। इसके लिए तुम्हें इवेंट में आना पड़ेगा। हमने कहा करता तो हूं सर, वो कौन वाला होता है, लेकिन सीएमपी तुमने बोला सीएमपी अटेंड करने से मात्र बिजनेस फायदा होता है। क्या होता है? फायदा होता है, लेकिन लोग मरने ना पाए इसके लिए जरूरी क्या है? भरोसा, जो आता है सक्सेस सेमिनार और सीएसएस से। मैं तो सब दिल्ली बहुत दूर है, होने का तरीका बदले, अब प्रयागराज होने लगा। कहाँ होने लगा? तो मेरे को अच्छा क्यों लगा? क्योंकि वो मेरा जाना हुआ रास्ता था, मेरी कर्म हो गई थी। हमने कहा सबने रियलाइज कराया और एसडीएम की बात करी, मैंने कसम खाई कि सर अपने बुद्धि 8 साल बहुत लगाया, अब जैसा आप कहोगे वैसा करने के लिए तैयार हूँ। सारे कर्जदारों को फोन किया, उनका हिसाब लिखा और सबसे बोल दिया कि 2 साल से बोल रहा था, दरवाजे पे आओगे पैसा दूंगा, नहीं कितना क्या कर लोगे, मार दोगे मार, लेकिन एक चीज की गारंटी है तुम बचो। तो अगर आपने हमको 1 से 2 साल डिस्टर्ब नहीं किया तो आपका पैसा अगला 3 साल पूरा होने से पहले के बराबर होगा। लोगों ने माना, वक्त दिया और फिर पहली बार अगस्त 2017 में 22 बंदों के साथ कहा गया जिम कारपेट मैंने का। ओके, तो ब्रेकर कौन था? मैं। लेकिन जब ब्रेकर टूटा तो कितने लोग चले गए कार्यक्रम में? उनका नजरिया बदला, वो हमको इससे रहे थे। तो इसके पहले 16 हो चुका है, आपने क्यों नहीं बताया? क्या होता? अंदर की बात थी, हमने कहा भाई नहीं बताया, आपको बताया ना, आपसे करते हैं। इलाहाबाद सीएसएस से जाना शुरू किया, बस्ती से 50, 60, 70, 100, 150, 200, 250 लोगों तक मैं प्रयागराज सीएसएस चले गया और उसके बाद जाना शुरू कर दिया। और जब सर ने देखा कि ये बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, अब इसके बहुत सारे लोग लखनऊ प्रयागराज आ रहे हैं, तो जून 2018 से वो इवेंट कहां शुरू हो गया? बस्ती में। तो केवल माहौल का फर्क पड़ा और आप ध्यान से देखना, उधर मेरी इनकम जो थी वो कितनी थी? 8 साल के अंदर 17,59,206 रुपए। कितने साल में? 8 साल में। आफ्टर एसडीएम, आफ्टर सीएसएस, आज के बाद बहाना मत मारना, नहीं तो 8 साल वाला हमारे पास क्या होगा? एक सीएसएस के नाम पे मान लो 12 सीएसएस 12 महीने के, 4-5 एसडीएम पूरे साल के, कितने रुपए लग जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा आपका लग जाएगा 40 से 50 हजार रुपया लग जाएगा, वो भी एक मुफ्त नहीं लगेगा। मैं कितना बताया? 8 साल में अगर हर साल का 50,000 आप जोड़ दो तो मैंने कितना बताया? 8 साल में 50,000 कितना हो गया? हाँ जी, 4 लाख बताया और कमाया कितना? 17 लाख। और बुद्धि आई कि डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज की फीस भरनी पड़ेगी, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भरनी पड़ेगी, घर में अगर किसी को बीमारी हो गया तो डॉक्टर की फीस देनी पड़ेगी। ये करना पड़ेगा, चाहे लगा के कर ले चाहे कमा के कर ले, चाहे लगा के कर लो पढ़ाई, चाहे कमा के कर लो दुनिया। और ये ध्यान से मात्र 22 साल के अंदर 1 साल का 50,000, 2 साल का कितना हो गया? 1 लाख, आधा साल का 200 कितना हो गया? 25,000, कितना लग गया? 1.25 लाख रुपए मानता लगा। इवेंट को
एडमिट करने में आने जाने में मेरी पैसा कितना आ गया? 51,77,161 रुपए। हमें पता है कि बनारस के लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, इस क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, सही है? तो कैलकुलेशन कर लो, कौन वाला डिसीजन बनना चाहते हैं? 8 साल वाला या 2.5 साल वाला? 2.5 साल वाला। 8 साल वाला या 2.5 साल वाला? 2.5 साल। तो कसम अपने आप से खा लेना कि महीने का CSS मिस नहीं करेंगे।